साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर और हम लेकर के हाजिर हो गए हैं मित्रों आपके लिए अगस्त माह का करंट अफेयर्स। जी हाँ, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए अगस्त माह के प्रथम पखवाड़े की समस्त घटनाएं हम आपके साथ लेकर के हाजिर हैं। हम अपनी महत्वपूर्ण बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से, जो कि तेवतिया कोचिंग क्लासेस गुलाउठी सिकंदराबाद रोड पर गली में है, संपर्क कर सकते हैं। और आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमें अपनी जो भी बात कोई पूछना चाहते हैं या जो बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आइए शुरू करते हैं बातचीत का पहला अंश। आप नंबर 1 नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में सरकार ने 35 वर्षों के अथक प्रयास के बाद नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर उसे लागू कर दिया है। प्रश्न हो सकता है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किसने किया। साथियों, इसका जवाब रहेगा के कस्तूरी रंजन। आप देख रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा, जो कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें कि भारत ने विकासशील देशों के सतत विकास लक्ष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मदद की 115 करोड़ रुपए की। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने 8 अगस्त को किस आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई। मित्रों, यह था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि शुरू किया गया महात्मा गांधी द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र से। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आप देखेंगे कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन की शुरुआत की। यह विज्ञान मंथन कक्षा 6 से 11वीं के छात्रों के लिए विज्ञान में रुचि हेतु है। ध्यान रखें, कक्षा 6 से 11 के बच्चों में कि विज्ञान के प्रति उनमें जागरूकता हो, विज्ञान के प्रति वो रुचि लें, इसीलिए शुरू किया गया है विज्ञान मंथन। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में नए IIM, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी स्थापना हो रही है धौलाकुआं, हिमाचल के सिरमौर जिले में। और इसका उद्घाटन किया मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगर हम छठे बिंदु की बात करें तो छठा महत्वपूर्ण बिंदु है कि खेल मंत्रालय ने इस बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चयन समिति का गठन किया था, उसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंद शर्मा। जी हाँ। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो मित्रों, यह सांसद थे समाजवादी पार्टी के। आठवां यहां महत्वपूर्ण बिंदु है कि बांग्लादेश में नई गैस आधारित ताप बिजली परियोजना के लिए करार किया है। रिलायंस की जो कंपनी है, जिसके चेयरमैन हैं अनिल अंबानी, और जापान की कंपनी जेरा ने, ये दोनों कंपनियां मिलकर बांग्लादेश में नई गैस आधारित परियोजना पर कार्य करेंगे। आइए आगे देखते हैं। 9वां महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कीजिएगा कि सऊदी अरब की पेट्रोलियम गैस कंपनी अरेमको को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। यह है एप्पल इंक, जिसके जो CEO हैं वो हैं टिम कुक। 10वां महत्वपूर्ण सवाल है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश सिक्कों पर तस्वीर छापने की घोषणा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खां और जमैकन ब्रिटिश नर्स मैरी, तीनों ही व्यक्तित्वों के, महात्मा गांधी, नूर इनायत खान और जो ब्रिटिश नर्स मैरी हैं, इनके जो चित्र हैं वो ब्रिटिश सिक्कों पर अंकित किए जाएंगे। और भारत के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र ब्रिटिश सिक्कों पर होना वास्तव में गर्व की बात है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 कि भारत की बास्केटबॉल टीम के युवा कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक कोड टू विन की लेखिका हैं निरुपमा यादव। 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया, उनका नाम है कमला वरुण। और खास बात यह है कि यह MLA थी घाटमपुर विधानसभा सीट से। आइए आगे चलते हैं। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कर लीजिए कि हागुपिट तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया। मित्रों, यह किया है चीन ने। 14वां सवाल है, स्पेस एक्स अमेरिकी जो निजी कंपनी है के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए
अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं डगलस हर्ले और रॉबर्ट बेकन। 15वां महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लेते हैं कि निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक HDFC बैंक के अगले MD और CEO नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन। यह केवल वन लाइनर वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगस्त माह के 1 अगस्त से और 15 अगस्त तक आए हैं वो नोट करा रहा हूं। आप वीडियो को कहीं भी रोक करके कॉपी में नोट्स बना लें और इनको सबको लिख लीजिएगा। 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सब जानते हैं, 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर का अयोध्या में पूजन किया। यह नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट ने एक नया नक्शा जारी कर दिया है और इन बेवकूफ़ों ने क्या किया कि गुजरात के जूनागढ़ और भारतीय सरकरी क्षेत्र को पाकिस्तान के नक्शे में दर्शा दिया है। अगर नक्शे में ही दर्शाने से कोई क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है तो फिर तो साफ बात ही क्या, लेकिन ये मूर्ख हैं और इन्होंने ये काम किया है। उस नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया। आगे देखते हैं 18वां बिंदु देखें, सार्वजनिक बिक्री में किसी भी कलाकार की कृति वाइसेस की अब तक सबसे ऊंची कीमत रही। यह दिवंगत चित्रकार MF हुसैन की एक रचना है और इसे 18.47 करोड़ रुपए की बोली में बेचा गया। यह जो रचना है, जो कृति है, वह है वॉइसेस के नाम से, ध्यान रखेंगे। 19वां सवाल देख लीजिएगा, चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ क्वेड अर्थात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम का एक गठबंधन आकार लेने लगा है जिसमें सम्मिलित हैं अमेरिका, यहां देखें, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये चारों ही देश चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बना रहे हैं जिसमें आशा है कि बहुत सारे देश भागीदारी करेंगे और यह क्वेड नाम से जाना जाएगा। 20वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत की अर्थव्यवस्था में GDP में रिकॉर्ड गिरावट 40 वर्ष बाद हुई जो कि 23.9% के आसपास है। 21वां प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त बने राजीव कुमार। यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, भारत के चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। 22वें प्रश्न पर ध्यान दें, इंडियन प्रीमियर लीग, जी हाँ IPL 2020 की हम बात कर रहे हैं, इसके संस्करण को इस बार स्पॉन्सर नहीं करेगी वीवो कंपनी है, जो चाइना की कंपनी है वीवो। ये पहले इसको स्पॉन्सर करती थी लेकिन इस बार यह इसकी स्पॉन्सर नहीं है। आइए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कश्मीर में कानून व्यवस्था से लेकर आतंकरोधी अभियान की कमान पहली बार किसी महिला अधिकारी को सौंपी गई। मित्रों, ये हैं चारू सिन्हा जो कि CRPF की IG बनाई गई हैं श्रीनगर में और पहली बार यह कमान किसी महिला के हाथों में सौंपी गई है। 24वां प्रश्न देख लेते हैं कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 1 साल पूरा होते ही गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ये हैं मनोज सिन्हा जो कि पहले केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे हैं और इस समय उपराज्यपाल की कमान संभाल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 25वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण, शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये UPSC, जी हाँ, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं और इनसे पहले UPSC के चेयरमैन अरविंद सक्सेना थे तो उन्हीं का स्थान प्रदीप कुमार जोशी ने ले लिया है। 26वां प्रश्न देखें, BSNL ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत 4G केबल बिछाया जिसका उद्घाटन 10 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने किया था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 2300 किलोमीटर एरिया को जोड़ेगा। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं। सत्ताईसवां प्रश्न है, वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाला महिला वनडे विश्व कप स्थगित कर दिया गया है 1 साल के लिए। यह अब 1 साल के लिए टाल दिया गया है। वहीं 28वां प्रश्न भी क्रिकेट से है कि T20 2021 का आयोजन होगा, भारत में होगा। 29वां सवाल है, साल 2020 कोरोना की वजह से T20 विश्व कप टाल दिया गया है, अब इसका आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। जबकि 2020 में भी इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही होना था परंतु इसको पोस्टपोन करके वर्ष 2022 में आयोजित कर दिया गया है। यदि हम 30वें प्रश्न की बात करें तो 2023 में वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा।
31वां प्रश्न पे ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कचरा मुक्त अभियान शुरू किया और इन्होंने एक नारा दिया, गंदगी भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मनी तोम्बी का निधन हो गया, इनका संबंध था मोहन बागान क्लब से, जो कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब माना जाता है। आगे देखते हैं सवाल। 33वां प्रश्न देखें। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल से चली वार्ता के बाद सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। यह बहुत पुराना सवाल है, हम पढ़ते भी हैं जब भूगोल पढ़ाया जाता है नदियों के विषय में, कि सिंधु नदी को लेकर के जल विवाद था भारत पाकिस्तान के बीच और 1960 में इसका समझौता हुआ और इस समझौते को कराने का जो श्रेय जाता था वो विश्व बैंक को जाता था। परंतु अब जो हम 34वां सवाल देख रहे हैं, इसमें करंट अफेयर्स कहाँ से आई है वो ये देखें कि अब विश्व बैंक ने यूएनओ या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस समझौते से संबंधित चर्चा से हट गया है और तर्क दिया है कि इसका हल स्वयं निकालें भारत और पाकिस्तान। प्रश्न ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो समझौता 1960 में हुआ था, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता के कारण हुआ था, अब विश्व बैंक ने उससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और वो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान स्वयं इसके विषय में कोई भी निर्णय लें, अब इसमें विश्व बैंक कोई भागीदारी नहीं करेगा। 33वां प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान को भारत में नीलम नदी पर किशनगंगा परियोजना और चिनाब नदी पर रतले परियोजना को लेकर आपत्ति है, वहीं भारत को पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर में आपत्ति है, जो डायमर बासा बांध है उसको लेकर के। दोनों ही देश एक दूसरे पर यहां आपत्ति दर्ज कराते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस चल रहा है। अगर हम 36वें प्रश्न की बात करें तो कश्मीर मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जी हां, इसको दो फाड़ कर देने की धमकी देना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया, क्योंकि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देना बंद कर दिया। पाकिस्तान इसके लिए गिड़गिड़ा रहा है, परंतु सऊदी अरब ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने कितने उपकरणों और हथियारों के आयात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया? यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यह है 101। भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने 101 सरकारी उपकरण और हथियारों के आयात पर पाबंदी लगाई और उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में भारत सक्षम है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक कदम और अग्रसर होंगे। 38वां प्रश्न देखें। चीन द्वारा थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद हांगकांग में दमन का सिलसिला शुरू कर दिया है और अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा हमला बोलते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचक जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो हैं जिमी लाई। जी हाँ, यहाँ आई लिखा हुआ है, आप इसको लाई पढ़ें। यह जिमी लाई है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है चीनी सैनिकों द्वारा और इसकी जो आलोचना है वह अमेरिका, रूस, जापान, जो भी कंट्रीज हैं सभी में हो रही है, क्योंकि हांगकांग एक देश है परंतु चाइना का उस पर कब्जा है। अगर हम 39वें प्रश्न पर ध्यान दें, हिमालय की पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार अटल टनल को सितंबर में राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। साथियों, यह दुनिया में अब तक सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाली विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, आधुनिक है और यातायात के लिए भी पर्याप्त है। इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है। अब यहाँ मन में प्रश्न आएगा कि इससे लंबी सुरंग तो और भी भारत के अंदर है, परंतु सबसे लंबी, सबसे ऊंचाई पर, आप ध्यान दें, सर्वाधिक ऊंचाई पर यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। इससे लंबी सुरंग है लेकिन वो इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित नहीं है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रहा है। इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। आगे देखते हैं। चालीसवें प्रश्न पे ध्यान दें। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी बन गए हैं दुनिया के चौथे अमीर व्यक्ति। 41वां प्रश्न है कि दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने की आधिकारिक घोषणा की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुतिन ने। अगर हम 42वां प्रश्न देखें कि रूस के राष्ट्रपति द्वारा घोषित वैक्सीन का पहला टीका लगाया जाएगा, तो यह भी राष्ट्रपति की बेटी को लगाया जाएगा, जो कि व्लादिमीर पुतिन की बेटी है, जिन्हें यह टीका सबसे पहले विश्व में लगाया जाएगा। अगर हम बात करें 43वें प्रश्न की कि भारत के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की जानकारी के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जिसका उद्देश्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर प्राप्त हो। इसी के लिए इस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। 34वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन, पहले तो ये ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार वो जो बिडेन हैं, ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया कमला हैरिस को। यह इसके विषय में हम जान लेते हैं। कमला हैरिस के विषय में यहां नोट दे दिया गया है कि जो कमला हैरिस के पिता हैं वो जमैका के रहने वाले थे, जबकि उनकी माता श्यामला रक्षा सिविल सर्वेंट गोपालन की बेटी थी और गोपालन तमिलनाडु के रहने वाले थे। माता पिता के तलाक के बाद इनका लालन पालन इनकी मां ने किया। एक इनकी बड़ी बहन है जिसका नाम माया है। अर्थात कमला देवी हैरिस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं, उनका संबंध भारत से है। हम 45वां प्रश्न देखते हैं। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर हिंसा भड़की है, क्योंकि वहां 1994 से अलेक्जेंडर ल्यूकासेंको राष्ट्रपति हैं और अब वह छठी बार राष्ट्रपति बने हैं और उन्हें 80% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि जनता के अनुसार उनका हारना तय था। इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यूरोप यूनियन के सदस्यों ने बेलारूस के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति मानने से इनकार करते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि वहां के जो चुनाव हैं उसमें बेईमानी हुई है। जब जनता का मत था कि वो हारेंगे, तो फिर 80% मत से अपनी विजय दिखाकर छठी बार अलेक्जेंडर ल्यूकासेंको राष्ट्रपति बने। हम 46वां सवाल देखते हैं। मॉरिशस के संबंधित समुद्री तटीय इलाके में जापानी तेल टैंकर से रिसे तेल ने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। इसके चलते मॉरिशस ने घोषणा की पर्यावरणीय आपातकाल की, और वहां इस आपातकाल के दौरान उस जापानी टैंकर से रिस रहे तेल के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है, समुद्री जीव मारे गए हैं। इसमें भारत ने मॉरिशस की बड़ी सहायता करते हुए अपने 10 वैज्ञानिकों सहित 9 सैनिकों को भेजा और एक जहाज भेजा जिसके द्वारा मॉरिशस की मदद हो सके। आइए आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, अर्थात पारदर्शी कराधान ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ टैक्स प्रणाली में लागू होगा सिमलेस, पेनलेस और फियरलेस। अगर हम 48वें प्रश्न की बात करें कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन का निधन हुआ, जिनका नाम है यदुपति सिंघानिया। 49वां प्रश्न है। दुनिया में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, तो इस देश का नाम है भारत। मित्रों 50वां सवाल देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसे जाना जाएगा अब्राहम अकॉर्ड के नाम से। यह महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड एक समझौते का नाम है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सहायता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। 51वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। आइए कि लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री जो क्रम से रहे, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार झंडा फहराया। वहीं इंदिरा गांधी जो उनकी बेटी थी, इन्होंने 16 बार झंडा फहराया है। मनमोहन सिंह ने 10 बार, राजीव गांधी 5 बार, पीवी नरसिंह राव ने 5 बार और लाल बहादुर शास्त्री को यह केवल 2 बार अवसर प्राप्त हुआ कि वह लाल किले पर झंडा फहरा सके। यदि हम बात करें गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की, तो उनमें अटल बिहारी वाजपेयी ने अब तक 6 बार झंडा फहराया था। नरेंद्र मोदी 6 बार झंडा फहरा चुके हैं और 15 अगस्त 2020 में उन्होंने 7वीं बार झंडा फहराकर
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की लिस्ट में अपना नाम सर्वोपरि कर लिया है। मोरारजी देसाई को केवल 2 बार झंडा फहराने का अवसर मिला। चौधरी चरण सिंह ने 1 बार, वीपी सिंह ने 1 बार, एच.डी. देवगौड़ा भी 1 बार और इंद्र कुमार गुजराल ने भी लाल किले पर 1 बार झंडा फहराया। यह सभी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं और यदि हम बाएं हाथ की तरफ देखें तो यह कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं। यह इस वीडियो का अंतिम स्लाइड है और कोशिश कर रहे हैं कि वन लाइनर के माध्यम से आपको सब कुछ मिले। मित्रों, आपने बहुत सारी करंट अफेयर्स आप जगह जगह से लिख रहे हैं। यदि बहुत सारे ऐसे प्रश्न उसमें हैं कि जो आपने नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी वीडियो अवश्य देखें। इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 52 कि दुनिया की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा जो कि 88 फीट की थी, उसके बाद अब देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 100 फीट है, कोलकाता में तैयार कर रहे हैं मूर्तिकार मिंटू पाल। यह बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोध गया स्थित बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के मंदिर में स्थापित होगी। 53वां क्वेश्चन देखते हैं कि 15 अगस्त 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थावर चंद गहलोत ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। यह 272 राज्यों में चलेगा। 54वां प्रश्न देख लीजिएगा। 2017 से 15 अगस्त 2020 तक 7 वीरता पदक प्राप्त कर इतिहास रच दिया नरेश कुमार, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं सीआरपीएफ में। 55वां एवं अंतिम प्रश्न देखें कि देश में मोदी किसी भी निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुखिया बने। 18 वर्ष 306 दिन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको है तो दूर कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री के पद पर, जबकि यहाँ बात हो रही है निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे कार्यकाल की, तो यहाँ लगभग 16 वर्ष तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, लेकिन वो देश के केवल प्रधानमंत्री पद पर रहे। जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, इससे पहले यह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। वह जो निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व होता है राज्य में, वही देश में प्रधानमंत्री का होता है। इसीलिए यदि हम निर्वाचित सरकार की बात करें तो गुजरात की निर्वाचित सरकार मुख्यमंत्री के रूप में प्लस भारत की निर्वाचित सरकार प्रधानमंत्री के रूप में, यदि दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है। मित्रों, यह जो करंट अफेयर्स है वह 1 अगस्त से 15 अगस्त तक की है और बहुत जल्द 16 अगस्त से 31 अगस्त का करंट अफेयर्स हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। अनुमति दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।